गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीए थर्ड ईयर की क्लास में जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक है व्यापार संतुलन व भुगतान संतुलन, जिसे हम अंग्रेजी में बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, या शॉर्ट टर्म में हम कहें बीओटी या बीओपी कहते हैं। तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रही हूँ। जिस तरीके से एक आम व्यक्ति होता है वो अपने खर्चे का हिसाब रखता है, एक कंट्री होती है जिसमें एक सरकार होती है वो अपने खर्चे का हिसाब रखती है जिसे हम बजट कहते हैं, उसी प्रकार एक कंट्री होती है जब वो विदेशों से व्यापार करती है या विदेशी व्यापार करती है तो उस विदेशी व्यापार में वह निर्यात करती है, यानी कि विदेशों से सामान विदेशों को सामान बेचती है और विदेशों से आयात करती है, यानी कि विदेशों से सामान खरीदती है। तो ये जो लेन देन होता है वो कई प्रकार का हो सकता है, जैसे माल का हो सकता है। माल का मतलब ऐसी वस्तुएं जो दृश्य है, या फिर आयात निर्यात सेवाओं का हो सकता है। सेवाओं का मतलब ये है कि हमारे देश का कोई डॉक्टर है वो विदेशों में जाके नौकरी कर रहा है तो वह डॉक्टर की सेवाएं हो गई। इसके अलावा हमारे यहाँ का कोई वकील है, कोई टीचर है, वो अगर विदेश में जाके नौकरी करता है तो हम कहेंगे कि हमारे यहाँ से सेवाओं का निर्यात हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी देश किसी भी अन्य देश के साथ जब आयात निर्यात करता है तो वह आयात निर्यात दृश्य मदों का भी हो सकता है और अदृश्य मदों का भी हो सकता है, रुपए पैसों का भी हो सकता है। तो इस प्रकार एक कंट्री बहुत सी दृश्य अदृश्य मदों, पूंजी आदि का एक दूसरे से आयात निर्यात करती है। तो ये जो आयात निर्यात है इसका भी एक लेखा होता है, एक अकाउंट रखा जाता है और वह अकाउंट क्या कहलाते हैं, वो अकाउंट कहलाते हैं बीओटी और बीओपी। तो हम इस टॉपिक में सबसे पहले छोटी टर्म या एक छोटे खाते की बात करेंगे जो कि होता है व्यापार संतुलन या बैलेंस ऑफ ट्रेड। फिर हम एक बड़े खाते की बात करेंगे जिसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन। या हम ये भी कह सकते हैं कि भुगतान संतुलन एक व्यापक लेखा है, एक व्यापक अकाउंट है जिसका एक छोटा भाग व्यापार संतुलन है। तो ये कहें कि बीओटी इज ए पार्ट ऑफ बीओपी। अब हम आपको सबसे पहले यहाँ पे व्यापार संतुलन के बारे में बताएंगे कि क्या होता है व्यापार संतुलन, किस प्रकार का ये अकाउंट है, इसमें कौन कौन सी मदें रखी जाती हैं, उन मदों को किस प्रकार रखा जाता है, मदों को रखने के बाद में उसे देखा जाता है कि ये पक्ष का है या विपक्ष का है। तो इन सब बातों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापार संतुलन की। ये क्या होता है? व्यापार संतुलन क्या है? यह एक प्रकार का लेखा है या अकाउंट है जो किस बारे में होता है कि एक निश्चित अवधि में, वो निश्चित अवधि कोई भी एक साल हो सकता है, एक निश्चित साल होता है। निश्चित अवधि के लिए एक देश बहुत से आयात और निर्यात करता है तो इन आयात और निर्यातों को जिस खाते में लिखा जाता है, या हम बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें कि जिस हिसाब की किताब में रखा जाता है, उस हिसाब की किताब को हम कहते हैं व्यापार संतुलन। तो क्या समझ में आया कि व्यापार संतुलन का मतलब ये है कि एक देश में एक निश्चित अवधि के अंतर्गत देश जो भी आयात और निर्यात करता है उन आयातों और निर्यातों को जिस हिसाब में रखा जाता है उस हिसाब को हम क्या कहते हैं, उस देश का व्यापार संतुलन कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब ये हिसाब लिखा जाता है तो इसमें मात्र दृश्य मदों को ही शामिल किया जाता है। अब सवाल उठता है कि दृश्य मदें क्या होती हैं?
वे आयात निर्यात जो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं उन्हें हम दृश्य मदे कहते हैं। जैसे कि भारत अगर अमेरिका से आयात निर्यात का व्यवहार करता है और आयातों निर्यातों में बहुत सारी वस्तुएं जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर, गहने, कारें, खाद्य वस्तुएं, इनका अगर अमेरिका और भारत के बीच में आयात निर्यात हो रहा है तो हम इन आयातों निर्यातों को अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये सारी मदें दृश्य हैं। तो इस प्रकार की मदों के आयात और निर्यातों का हिसाब जिस अकाउंट में रखा जाता है वह उस देश का व्यापार संतुलन कहलाता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। जब व्यापार संतुलन की बात की जाती है तो उसे एक छोटे टर्म में दर्शाया जाता है जिसे लिखते हैं I = x t माइनस m t। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जहां I का मतलब है बैलेंस ऑफ ट्रेड, x का मतलब है देश के निर्यात, m का मतलब है देश के आयात या इंपोर्ट, t का मतलब है निश्चित समयावधि। इसका मतलब है निश्चित समयावधि। तो ये जो टर्म है वह एक देश के बैलेंस ऑफ ट्रेड को दर्शाती है या हम कहें BOT को दर्शाती है। अगर मान लीजिए एक देश के निर्यात उस देश के आयात से ज़्यादा है, लेकिन कौन से निर्यात आयात? जो कि दृश्य हैं। अगर इस प्रकार की कंडीशन है तो ये टर्म कुछ इस प्रकार लिखी जाएगी ये इस प्रकार लिखी जाएगी अगर x p ग्रेटर देन m p तो इसका मतलब ये है कि कंट्री का जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा है और जो इंपोर्ट है वह कम है। तो इसे हम कहेंगे कि देश के एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है। तो इसको हम ऐसा कहेंगे कि देश का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है यानी कि जो व्यापार संतुलन है वो पक्ष का है या मतलब अनुकूल है। इसे हम पक्ष का कहेंगे या अनुकूल कहेंगे। आई बात समझ में? व्यापार संतुलन का मतलब ये हो गया कि वह खाता जिसमें देश के उन आयात निर्यातों का हिसाब रखा जाएगा जो आंखों से देखे जा सकते हैं। इसे हम इस प्रकार शो करते हैं कि बैलेंस ऑफ जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो I से डिनोट किया गया है। ये हमारे एक्सपोर्ट है, ये हमारे इंपोर्ट है। अगर कंडीशन ये है, कंडीशन फर्स्ट ये है कि देश के जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा है, इंपोर्ट है वो कम है, तो हम कहेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड या जो I है वो पक्ष का है या अनुकूल है। अगर दूसरी कंडीशन इस प्रकार की है कि देश के एक्सपोर्ट बराबर है इंपोर्ट के, तो इसका मतलब ये होगा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड या देश का जो I है वो क्या है? साम्य की स्थिति में है, यानी कि जितने एक्सपोर्ट हैं उतने ही इंपोर्ट है। अगर कंडीशन ये हो जाती है, अच्छा यहां पर हम ये भी कहेंगे कि BOT का मूल्य क्या है? मूल्य तो शून्य हुआ लेकिन ये साम्य में है। अगर तीसरी कंडीशन ये हो जाती है कि देश के एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, तो इसे हम कहेंगे कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है या जो हमारा I है वो विपक्ष का है या प्रतिकूल है। तो तीन स्थितियां हो सकती है कि या तो देश के निर्यात ज्यादा हो, आयात कम हो, लेकिन किसके संदर्भ में? व्यापार संतुलन के संदर्भ में, कि देश के निर्यात ज्यादा हो, आयात कम हो,
या निर्यात और आयात दोनों बराबर हो, या निर्यात कम हो आयात ज़्यादा हो। तो ये 3 कंडीशन हो सकती है व्यापार संतुलन के संदर्भ में, कि ये अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है, या साम्य की स्थिति में भी हो सकता है। लेकिन याद रखिए कि अनुकूल, प्रतिकूल या साम्य की स्थिति हम सिर्फ किन आयात निर्यातों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर ये 3 कंडीशन है तो इनका क्या अर्थ निकलता है उस कंट्री के लिए जिनकी ये कंडीशन है। हम यहाँ पर 4 कंडीशन की बात करेंगे। मान लीजिए सबसे पहली कंडीशन, अगर जो आय की वैल्यू है वो संतुलित है, तो इसका मतलब ये है कि जो देश है वो कैसी स्थिति में है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में देश सामान्य स्थिति में है, क्योंकि उस देश के आयात और निर्यात दोनों ही बराबर है। तो हम कहेंगे कि देश सामान्य स्थिति में है। ठीक है। अगर स्थिति ये है कि जो आय की वैल्यू है वो नेगेटिव है, आय की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, जिसका मतलब है देश के जो एक्सपोर्ट है वो कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, तो इसका मतलब ये कहेंगे कि देश की आर्थिक स्थिति कमजोर है। देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, कमजोर है। और देश की आर्थिक स्थिति कमजोर क्यों है, जिस कंट्री को अन्य देशों से आयात ज्यादा करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि देश की आर्थिक स्थिति कमजोर है, वहां पर खुद में प्रोडक्शन या उत्पादन उतना नहीं हो रहा है जितना उस देश की कंट्री में लोग डिमांड कर रहे हैं, या जो प्रोडक्शन हो रहा है तो उसकी जो लागत है, कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर हम ये कहेंगे कि अगर किसी कंट्री के एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, आयात ज़्यादा है, तो उस देश की स्थिति कमज़ोर है। कमज़ोर स्थिति क्यों है, क्योंकि आयात ज़्यादा है। और आयात ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वह देश आर्थिक स्थिति इतनी, उस देश की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है कि वह अपने यहाँ की डिमांड को पूरा करने के लिए प्रॉपर मात्रा में प्रोडक्शन कर सके। और अगर वो प्रोडक्शन करता भी है तो उसके यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, इसलिए वह देश खुद प्रोडक्शन करने के बजाय दूसरे देशों से आयात कर रहा है ज़्यादा मात्रा में, जिसका परिणाम यह निकल रहा है कि उस देश के इंपोर्ट ज़्यादा हो गए। चूंकि देश की कमजोर स्थिति है, इसलिए उस देश का खुद का उत्पादन कम होने के कारण उसके खुद के एक्सपोर्ट भी कम हो गए हैं। एक्सपोर्ट तो तभी होते हैं जब किसी देश में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वह देश कमजोर आर्थिक स्थिति का है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर देश का जो आय की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि देश की स्थिति सुदृढ़ है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सुदृढ़ का मतलब क्या हुआ, उस देश के एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है। इंपोर्ट कम है का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि देश को बाहर से ज़्यादा आयात करने की आवश्यकता ही नहीं है अपने देश के लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए। वो देश खुद इतना सफिशिएंट है कि अपने यहाँ के नागरिकों की मांग को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन प्रॉपर मात्रा में कंट्री में ही हो रहा है। साथ में प्रोडक्शन इतनी प्रॉपर मात्रा में हो रहा है कि देश के एक्सपोर्ट भी ज़्यादा हैं। तो क्या अर्थ निकला कि अगर आय की वैल्यू पॉजिटिव है या धनात्मक है तो इसका मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट की तुलना में, और देश कैसी स्थिति में है, देश सुदृढ़ आर्थिक स्थिति में है। पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर बीओटी संतुलित है या प्रतिकूल है तो उसके भी हम 2 प्रभाव कह सकते हैं। इसके लिए पहले मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूँगी। जब कोई देश आपस में व्यापार करते हैं
या हम कहें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, तो वह अब दूसरे देशों से सामान मंगवाने के बदले में या तो भुगतान करते हैं, या अगर किसी कंट्री को सामान बेच रहे हैं तो भुगतान प्राप्त करते हैं। क्लियर बात? अगर आयात किया है किसी कंट्री ने तो उसे भुगतान करना पड़ेगा, अगर कोई कंट्री निर्यात करता है तो उसे भुगतान प्राप्त होगा। दैट इज क्लियर। सेकंड बात, भुगतान करेंगे तो किस मुद्रा में किया जाएगा, और इसी प्रकार अगर किसी कंट्री को सामान बेचा है या निर्यात किया है तो जो भुगतान प्राप्त करेंगे वो किस देश की मुद्रा में प्राप्त किया जाएगा। दूसरे चरण में चलते हैं। अगर कोई देश निर्यात करता है और वह कहता है दूसरे देश को कि उसे जो भुगतान है उसकी घरेलू मुद्रा में ही किया जाए, तो जब घरेलू मुद्रा में भुगतान मांगा जाता है और साथ में देश की जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो प्रतिकूल है या अनुकूल है, तो उसका सीधा प्रभाव देश की विदेशी विनिमय दर पे पड़ेगा। देश की विदेशी विनिमय दर पर पड़ेगा। अब ये कैसे पड़ेगा ये मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखिए, हम उदाहरण लेते हैं हमारी ही कंट्री का। क्लियर? तो यहां पर भारत है और भारत का BOT कैसा है, मान लीजिए ये पॉजिटिव है या बैलेंस्ड है। बैलेंस नहीं, अनुकूल है। बैलेंस का मतलब तो x = m हो गया। पॉजिटिव है या अनुकूल है, पहली बात। ठीक है, अनुकूल होने का मतलब क्या हुआ कि देश का जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा है और देश का जो इंपोर्ट है वो कम है। क्लियर? पहली बात तो ये हो गई। सेकंड थिंग, अमेरिका है जो भारत से व्यापार करते हुए कुछ वस्तुओं का आयात करता है भारत से। क्लियर? आयात करता है तो भारत के एक्सपोर्ट अमेरिका को क्या हो गए, अमेरिका के आयात भारत से हो गए। दो पक्ष का हो गया। तीसरी बात, ये मान लीजिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार है। क्लियर? जहां पे बहुत सारे देशों की मुद्राएं खरीदी व बेची जाती है, और किस आधार पर खरीदी हुई बेची जाती है, उनका मूल्य क्या होता है, इस बात पे निर्भर करता है कि वो उनकी मांग कितनी है। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि BOT अगर बैलेंस का है या BOT इम्बैलेंस्ड है या पॉजिटिव है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है देश की विदेशी विनिमय दर पर। देश की विदेशी विनिमय दर पर। ठीक है, यहाँ पे हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स ले रहे हैं, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि BOT अगर अनुकूल है तो देश की विदेशी विनिमय दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि बैलेंस ऑफ ट्रेड प्रतिकूल है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा विदेशी विनिमय दर पे। अब आप कहेंगे कि ये विदेशी विनिमय दर क्या होती है। विदेशी विनिमय दर का मतलब है कि अन्य देश की एक मुद्रा इकाई खरीदने के लिए भारत को या किसी देश को कितनी घरेलू मुद्राएं देनी पड़ेगी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत और अमेरिका की। तो भारत और अमेरिका के बीच हम यह मानकर चलते हैं कि भारत के 70 रुपए देने पर $1 आता है। तो भारत और अमेरिका की विदेशी विनिमय दर भारत के पक्ष से कितनी हो गई, 70 रुपए में $1 आएगा। क्लियर? विदेशी विनिमय दर का सुदृढ़ होने का मतलब ये है कि अगर हमें $1 प्राप्त करने के लिए 60 रुपए ही देने पड़े तो हम कहेंगे कि अब विदेशी विनिमय दर भारत की सुदृढ़ हो गई है। लेकिन अगर भारत को
$1 लेने के लिए 80 रुपए देने पड़ेंगे, तो हम कहेंगे हमारी विदेशी विनिमय दर अमेरिका के लिए कमजोर हो गई है। तो यहाँ पर हमने 3 पक्ष रखे, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। अगर फर्स्ट कंडीशन से इस कंडीशन पर जाते हैं तो हम कहेंगे विदेशी विनिमय दर सुदृढ़ हो गई है। अगर इस कंडीशन से इस कंडीशन पर जाते हैं तो हम कहेंगे विदेशी विनिमय दर कमजोर हो गई है। अब भारत और अमेरिका के बीच अगर विदेशी विनिमय दर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में 70 रुपए बराबर $1 है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो अमेरिका है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो अमेरिका है वो क्या करेगा, उसे अगर 70 रुपए की जरूरत है तो यहाँ पर वो $1 देकर जो मुद्रा बेच रहे हैं भारत की, उनसे 70 रुपए ले लेगा। अगर उसे 140 रुपए चाहिए तो वो $1 देकर क्या करेगा, 140 रुपए ले लेगा। इसी तरीके से अगर उसे 210 रुपए चाहिए तो वो $3 देकर 210 रुपए ले लेगा। अब देखिए होगा क्या, अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव है और भारत और अमेरिका के बीच व्यापार हो रहा है और भारत ने अमेरिका को कुछ वस्तुओं का निर्यात कर दिया और अमेरिका को ये कहा कि आप हमें भुगतान कीजिए हमारी मुद्रा में, यानी कि रुपए में, तो अमेरिका को किसकी जरूरत है, रुपए की जरूरत है। अमेरिका और भारत के बीच में डॉलर और रुपए की विनिमय दर क्या है, 70 रुपए बराबर $1 है। भारत ने जितनी रुपए का निर्यात किया है अमेरिका, उतनी भारतीय मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर देकर खरीद लेगा और भारत को क्या कर देगा, भुगतान कर देगा। अगर भारत के एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को या फ्रांस को, तो भारत अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को और फ्रांस को ये कहता है कि आप हमें भुगतान कीजिए लेकिन हमारी मुद्रा में। तो क्या होगा, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, मुद्रा बाजार में क्या करेंगे, भारतीय मुद्रा को खरीदेंगे अपने अपने देश की मुद्राओं से। और किस आधार पर खरीदेंगे कि उन देशों की मुद्रा और भारतीय देश की मुद्रा के बीच में जो विदेशी विनिमय दर है वो क्या है। अब होगा क्या, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में जो भारतीय रुपया है उसकी डिमांड क्या होगी, अचानक बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि अमेरिका को भी भारत को भुगतान करना है रुपए में, ऑस्ट्रेलिया को भी भारत को भुगतान करना है रुपए में, ऑस्ट्रेलिया को भी, फ्रांस को भी भारत को भुगतान करना है रुपए में। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस ये सब के सब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में किसकी डिमांड करेंगे, भारतीय रुपये की। अब आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिस भी वस्तु की डिमांड ज़्यादा होती है उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। तो होगा क्या, अगर सिर्फ हम अमेरिका के रेफरेंस में बात करें तो होगा क्या कि अब पहले जहां पर भारतीय रुपया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिका को $1 के बदले 70 रुपए मिलते थे, तो अब क्या हो गया, रुपया महंगा हो गया। तो रुपया महंगे होने से अमेरिका को अब $1 के बदले 60 रुपए ही मिलेंगे। या हो सकता है कि और ज्यादा डिमांड बढ़ने से, भारतीय रुपए की और ज्यादा डिमांड बढ़ने से भारतीय रुपया और महंगा हो जाए और अब तो $1 से सिर्फ 40 रुपए ही आए। तो क्या समझ में आया कि यहाँ पर भारत की विदेशी विनिमय दर, सिर्फ यहाँ पर अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका के संदर्भ में बढ़ गई है या सुदृढ़ हो गई है। और ये सुदृढ़ क्यों हुई, क्योंकि भारत के निर्यात बढ़ गए हैं, भारत के निर्यात बढ़ गए हैं और भारत अपने निर्यातों के बदले जो भुगतान है वो अपनी ही मुद्रा में मांग रहा है। तो भारतीय मुद्रा को लेने के लिए, खरीदने के लिए जो कंट्रीज हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में जाकर भारतीय रुपए की मांग करेंगे।
जब वो भारतीय रुपये की मांग करेंगे तो भारतीय रुपये यहाँ एक वस्तु होने का भ्रम पैदा करेगा, एक वस्तु की तरह बिहेव करेगा जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और जिस वस्तु की डिमांड ज़्यादा होती है उसके प्राइसेस अप होते ही हैं। तो होगा क्या, भारतीय रुपया अब यहाँ पर महंगा हो जाएगा अमेरिका के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, फ्रांस के लिए, और परिणाम स्वरूप क्या होगा, भारतीय रुपये की विनिमय दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो क्या समझ में आया कि जब किसी कंट्री की बीओटी पॉजिटिव होगी तो उसकी विनिमय दर भी सुदृढ़ हो जाएगी, और सेम रिवर्स इफेक्ट होगा अगर किसी कंट्री का इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो उसका विदेशी विनिमय दर 90 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि अब भारत के आयात ज़्यादा हैं और भारत को अमेरिका को भुगतान करना है, और अमेरिका ये कहता है कि आप डॉलर में ही भुगतान कीजिए। तो अब भारत अपना रुपया लेके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर खरीदने चल पड़ेगा, और जब भारतीय रुपये से डॉलर खरीदने के लिए मांग बढ़ जाएगी तो डॉलर अब यहाँ पर वस्तु हो जाएगा, जिसका परिणाम क्या होगा कि डॉलर महंगा हो जाएगा। तो क्या कंक्लूजन निकला कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है और जिस कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव है तो उस कंट्री की विदेशी विनिमय दर क्या होगी, सुदृढ़ हो जाएगी। लेकिन अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड उल्टा हो जाए, नेगेटिव हो जाए, इंपोर्ट ज्यादा हो जाए, तो यहाँ पर उस देश की विदेशी विनिमय दर क्या होगी, कमजोर हो जाएगी। क्लियर हो गया। फिर अगला इफेक्ट क्या होगा कि जब बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव होता है तो उस कंट्री की ना केवल विदेशी विनिमय दर सुदृढ़ होती है, उस देश के विदेशी मुद्रा के भंडार भी बढ़ते हैं, उस देश के विदेशी मुद्रा के भंडार भी बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं उस देश के विदेशी मुद्रा के भंडार, क्योंकि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है। एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है तो उसे अगर भुगतान अन्य देशों की मुद्रा के मूल्य में चाहिए, अगर मान लीजिए भारत के एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं अमेरिका को और भारत ये कहता है कि आप तो हमने जो निर्यात किया है उसका भुगतान डॉलर्स में कीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, भारत के निर्यात ज़्यादा रहने के कारण भारत के यहाँ विदेशी मुद्रा के रूप में डॉलर्स ज़्यादा आने लगेंगे। तो बीओटी के पॉजिटिव होने से विदेशी मुद्रा के भंडार भी बढ़ जाते हैं। ठीक है। फिर तीसरा इफेक्ट क्या आता है कि ये कंडीशन होने पर देश के आयात भी सुविधाजनक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? अक्सर होता क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पर विभिन्न कंट्रीज, आज के रेफरेंस में हम बात करें तो जो विभिन्न देश हैं जो आयात और निर्यात करते हैं वो मोस्टली डॉलर्स में ही करते हैं। ठीक है, इसलिए ये माना जाता है कि जिस देश के पास जितने ज़्यादा डॉलर्स होते हैं वो उतना ही ज़्यादा मजबूत है, डॉलर्स या पौंड जो भी। अगर देश का बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, तो उस देश के पास विदेशी मुद्रा ज़्यादा होगी, और जब विदेशी मुद्रा ज्यादा होगी तो वह देश किसी भी कंट्री से इजीली कुछ भी आयात कर सकता है। अब मैंने यहाँ पे शब्द यूज किया इजीली, इसका क्या मतलब है? मान लीजिए जापान से भारत को कोई सामान मंगाना है सॉफ्टवेयर का, ठीक है। अब जापान ये कह रहा है कि मैं सामान दे तो दूंगा लेकिन आप भुगतान कीजिए डॉलर में, वो रुपए में भुगतान मांग ही नहीं रहा है। तो भारत इजीली जापान से आयात कब कर सकेगा? जब उसके पास डॉलर होंगे, ठीक है, रुपए में वो अपना भुगतान मांग ही नहीं रहा है। तो विदेशी मुद्रा के भंडार होने पर आयात भी सुविधाजनक हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर ये क्या समझा कि एक देश का बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है कि वह बही खाता जिसमें उन मदों को रखा जाता है जो आंखों से देखे जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और सामने की स्थिति का भी हो सकता है। लेकिन जब ये पॉजिटिव होता है तो देश की विदेशी विनिमय दर सुदृढ़ होती है, नेगेटिव होता है तो विदेशी विनिमय दर कमजोर हो जाती है।
सुदृढ़ होता है तो विदेशी मुद्रा के भंडारों में वृद्धि होती है, साथ में आयात भी सुविधाजनक हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने व्यापार संतुलन के बारे में जाना। अब नेक्स्ट वीडियो जो कि वीडियो नंबर 2 होगा उसमें हम बात करेंगे कि भुगतान संतुलन क्या होता है। तो थैंक यू वेरी मच।